Hello everyone, this is Komal, your SST educator. Welcome back to your favorite channel Magnet Brains. मैग्नेट ब्रेन्स आपको प्रोवाइड कराता है हाई क्वालिटी एजुकेशन, वो भी बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट। किंडरगार्टन से लेके क्लास 12 तक की सीबीएसई बोर्ड के कोर्सेज के साथ साथ आपको अदर स्टेट बोर्ड के भी कोर्सेज अवेलेबल है इन हिंदी मीडियम, जैसे कि यूपी बोर्ड, बिहार बोर्ड, दिल्ली बोर्ड के कोर्सेज प्रॉपर सिस्टमैटिक वे में। कोई दिक्कत परेशानी आपको नहीं होगी। डेली प्रैक्टिस सेट्स के क्वेश्चंस भी मिलेंगे, प्रैक्टिस भी करते जाइएगा। ई बुक्स और ई नोट्स के लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अवेलेबल है, भटकने की बात बिल्कुल भी नहीं बनती। सो आज हम क्या करने वाले हैं, हमारा चैप्टर 5 है व्हेन पीपल रिवॉल्ट 1857 एंड आफ्टर। जब लोगों ने विद्रोह करा, चाहे पीजेंट्स हो, सिपॉइज हो, है ना, आम जनता हो, बच्चे हो, बूढ़े हो, राजा हो, नवाब हो, हर किसी ने क्या करा था, रिवॉल्ट करा था, जो बड़ा ही फेमस रिवॉल्ट था 1857 का। क्यों करा था? क्योंकि बर्दाश्त की भी एक हद हो गई थी, हद पार हो गई थी, तो यहाँ पे लोगों का बहुत गुस्सा फूटा था, है ना। लेकिन ठीक है, रिवॉल्ट हुआ, बट उसके बाद भी ऐसा नहीं कि ये लोग जीत गए। ठीक है, काफ़ी हद तक जो है ब्रिटिश सरकार डर गई थी, बहुत ज़्यादा सख्ते में आ गई थी कि अरे यार इनको कंट्रोल करना मुश्किल हो रहा है। बट आफ्टर मैथ जो रिजल्ट यही रहे कि जो तराजू था, मतलब जो भार था, वो इन्हीं की तरफ आया। आखिर जीत ब्रिटिशर्स की हुई, उन्होंने सिचुएशन कंट्रोल कर ली थी, जैसे कि हमने चैप्टर में पढ़ा था। नाउ आज हम क्या करने वाले, वर्कशीट करने वाले। चैप्टर तो ऑलरेडी अच्छे से पढ़ चुके हैं और समझ चुके हैं। तो ये आपके लिए क्या है, ये आपके लिए आ गए हैं फिल इन द ब्लैंक्स। पहले क्या कर दो, जल्दी जल्दी से लाइक शेयर कर दो, और पहला जो है पूरा लाइन से एक पैरा के फॉर्म में आपके पास ये ब्लैंक्स अवेलेबल हैं, तो इसको फिल करना है सेंटेंस रीड करके। इन द कंट्री साइड पीजेंट्स एंड जमींदार्स रेजेंटेड द डैश एंड द रिजिड मेथड्स ऑफ कलेक्शन। कंट्री साइड यानी गांव के इलाके में, चाहे पीजेंट्स हो चाहे जमींदार्स हो, किस चीज़ को लेके मतलब किन चीज़ों को इन्होंने सीधे सीधे नकारा, है ना। उसके अगेंस्ट इन्होंने बोला कि भाई ये जो मेथड्स है, तरीके हैं आपके इतने ज़्यादा रिजिड, जिस पर आप कुछ भी फ्लेक्सिबिलिटी नहीं दे रहे हो, कुछ भी जो है ढीलापन नहीं बरत रहे हो, और इतना ज़्यादा स्ट्रिक्टनेस करे, तो क्या क्या थी वो चीज़। पढ़ा था हमने कंट्री साइड, जो चैप्टर 3 था उसमें भी पढ़ा था ना। क्या दिक्कतें हो रही थी लोगों को, क्या परेशानियाँ हो रही थी, क्या ले रहे थे लोग, टैक्स ले रहे थे। वो भी ऐसा नहीं कि चलो एक नॉर्मल अमाउंट पे, हाई टैक्सेस। जितना अर्न नहीं कर रहे, जितना प्रोड्यूस नहीं हो रहा, उतना उनको टैक्स देना पड़ जा रहा है। उससे तो उनका नुकसान हो रहा था लोगों का, जिससे लोग भड़के हुए थे। लेकिन यहाँ पे इन्होंने क्या कर दिया था, नहीं, अगर दे पा रहे हो रेवेन्यू तो ठीक, मतलब टैक्स, नहीं तो आपकी ज़मीनें छीन ली जाएगी। तो इस कारण से पीजेंट्स और जमींदार्स क्या हो गए थे, परेशान हो गए थे। तो क्या हो जाएगा हमारा आंसर, हाई टैक्सेस। नाउ The British passed laws to stop the practice of dash and to encourage the dash of widows, है ना। जो ब्रिटिशर्स थे उन्होंने किस चीज़ को स्टॉप करा, किस चीज़ की जो प्रैक्टिस एज इन, मतलब जो चीज़ें हम लोग करते थे, हमारे यहाँ होती आई थी, तो उस चीज़ को क्या करा कि नहीं, ये बंद हो जानी चाहिए। और किस चीज़ को बढ़ावा दिया, इंकरेज किया कि हाँ ये होना चाहिए, अच्छी चीज़ है। तो क्या था, सती प्रथा जो हमारे यहाँ चलती थी, जिसको ये लोग कहते थे कि भाई ये बहुत ज़्यादा आपका दकियानूसी ख्याल है, दकियानूसी आपकी आस्थाएं, जो कि बहुत गलत है ना। तो चलो ये उस हिसाब से देखा जाए तो अच्छा ही है। और ऊपर से औरतों, जो विधवा औरतें हो जाती थी, उनको वैसे भी शादी ब्याह नहीं कराई जाती थी दोबारा, और उनको मनहूस जैसे ऐसा माना जाता था कि मिसफॉर्च्यून लाएंगी, है ना। इनको ना अच्छी जगह बुलाते थे, उनको बुरी नज़रों से देखता था समाज कि ये लोग अब किसी काम के लिए लोग बुरे लोग हैं, है ना। या तो सती हो जाए या तो इनकी दोबारा शादी नहीं करानी चाहिए, लोग मनहूस हो जाते हैं, ऐसा मानते थे। लेकिन जो ब्रिटिशर्स थे उन्होंने इस चीज़ को भाई रिफॉर्म करा, मतलब ऐसे कानून लेकर आए कि सती प्रथा क्या होगी, खत्म होगी, और विडो रीमैरिज, है ना, जो है विधवा पुनर्विवाह होना चाहिए। The rebels rushed to Delhi from Meerut and proclaimed Dash as their leaders. जो रिबेल्स थे, जो विद्रोह कर रहे थे, वो लोग कहाँ गए, दिल्ली से मेरठ पहुंच गए, मतलब मेरठ से दिल्ली पहुंचे, है ना। और किसको अपना क्या मान लिया, लीडर माना। किसको माना, दिल्ली में कौन लीडर मिलेंगे, मुगल्स थे। मुगल्स में कौन, उस टाइम पे कौन थे मुगल, बहादुर शाह जफर, है ना। क्या हो जाएगा हमारा आंसर, बहादुर शाह जफर। उनको क्या बना दिया कि भाई लीडर। क्यों बना दिया, क्योंकि इन लोग के माइंड में चल रहा था कि अरे यार ये तो ठीक है कि हम लोग इनको भगाना चाहते हैं, ब्रिटिशर्स को खदेड़ना चाहते हैं, इंडिया से बाहर भगाना चाहते हैं, वो तो चलो हम कर लेंगे, लेकिन इनके जाने के बाद हमारा फिर सरदार कौन होगा, कोई तो होगा लीडर, जो एक होगा ना फाइनल, एक डिसीजन लेने वाला, करता धरता। तो इन्होंने क्या बोला था, सोचा था कि भाई वही होंगे, जैसे मुगल्स थे इससे पहले, तो मुगल्स ही रहेंगे। तो बहादुर शाह जफर उस टाइम पे मुगल मतलब एम्परर थे, तो इसलिए उनको मनाया, कहा गया कि आप हमारे लीडर बनेंगे, ठीक है। Nana Sahib, the adopted son of the late Peshwa Bajirao, gathered armed forces and expelled the Dash from the city. नाना साहेब जो गोद लिए हुए बेटे थे किसके, पेशवा बाजीराव के, है ना। उन्होंने आर्म फोर्स को इकट्ठा करा और किनको बाहर खदेड़ दिया, किसको बाहर कर दिया, किसको बाहर किया था,
गैरिसन, ब्रिटिशर्स गैरिसन को, है ना, ब्रिटिश गैरिसन। डैश fought a guerrilla war against the British with the support of several tribal and peasant leaders। इनमें से कौन थे जिन्होंने गुएरिल्ला वॉर युद्ध करा था ब्रिटिशर्स के साथ, और मदद किसकी ली थी, कौन कौन थे इनके साथ? ट्राइबल लोग भी थे, गांव मतलब किसान लोग भी इनके साथ शामिल थे। कौन थे वो जिन्होंने गुएरिल्ला वॉर लड़ा था ब्रिटिशर्स के साथ? बताओ। नाना साहेब थे, तात्या टोपे थे, रानी लक्ष्मीबाई थी, बहादुर शाह जफर थे, बहुत सारे नाम इस चैप्टर में हमने पढ़े हैं। आंसर क्या हो जाएगा? तात्या टोपे। ठीक है, चलो ये आपके फिल इन द ब्लैंक्स है। नाउ ट्रू एंड फॉल्स। नन ऑफ द इंडियंस वांटेड टू चेंज एग्जिस्टिंग सोशल प्रैक्टिसेस। मतलब भारत का ऐसा कोई भी नहीं था, ये जो सोशल प्रैक्टिसेस चल रही थी, समाज में जो प्रथाएं चल रही थी, इनको बदलना नहीं चाहता था, है ना। ये जो चल रही थी कि भाई विधवाओं की शादी नहीं करानी चाहिए, जैसे हस्बैंड की डेथ हो जाए तो औरत को सती हो जाना चाहिए, पढ़ने लिखने नहीं दिया जाना चाहिए, जो है बाल विवाह होता था, कॉमन था। तो क्या कोई भी इंडियन नहीं था जो बदलाव नहीं चाह रहा था? सब लोग चाह रहे थे कि जो चल रहा है बहुत अच्छा है, कुछ भी चेंज हमें नहीं चाहिए। बताओ क्या होगा? चेंजेस चाह रहे थे कि नहीं चाह रहे थे? तो ऐसा तो हो ही नहीं सकता। इवन हम आगे के चैप्टर्स जो हमने देखे रिफॉर्म्स वाले, वुमेन कास्ट एंड रिफॉर्म्स, उसमें तो देखा था कितने लोगों ने बदलाव की मांग करी कि सती प्रथा हटाओ, और बैन भी हुई, विडो रिमैरिज होनी चाहिए, है ना, विधवा पुनर्विवाह होना चाहिए, औरतों की पढ़ाई लिखाई की बात की गई। तो ऐसा तो है ही नहीं कि नन नहीं बोलेंगे, फॉल्स हो जाएगा। कुछ हम कह सकते हैं कि थे अगेंस्ट, कि भाई नहीं हमारे कायदे कानून है, हमारी प्रथाएं, आप कौन होते हैं इंटरफेयर करने वाले। तो इन चीज़ों में ये बात तो अच्छी करी ब्रिटिशर्स ने कि सतीवती प्रथा और ये रिमैरिज का ये करवा दिया। ठीक है। इन 1856 गवर्नर जनरल कैनिंग डिसाइडेड दैट बहादुर शाह जफर वुड बी द लास्ट मुगल किंग। 1856 में जो गवर्नर जनरल थे कैनिंग, उन्होंने डिसाइड करा कि बहादुर शाह जफर आखिरी मुगल किंग रहेंगे। देखो अब ये सही है नहीं आप बताओगे, लेकिन हमने चैप्टर में क्या पढ़ा था कि किसी ने तो कहा था कि जो बहादुर शाह जफर है अभी करेंटली तो जब तक जिंदा है ठीक है, अब उनका बेटा हो है नहीं है हमें कोई मतलब नहीं है, आखिरी मुगल बादशाह यही रहेंगे। उसके बाद मुगल्स का रोल, मुगल्स की डायनेस्टी खत्म, वो लोग कोई राजपाट नहीं चलाने वाली, वो उनका कोई ऐसा रोल नहीं, अथॉरिटी नहीं रहने वाली है। अभी ये है ठीक है, जब तक है, जैसे इनकी डेथ हो जाती बात वही किस्सा खत्म, मुगल डायनेस्टी एंड। तो क्या सही बात है गवर्नर जनरल कैनिंग ने कहा था या किसी और ने कहा था? बताओ, इज इट ट्रू और फॉल्स? अब तो मैंने समझा ही दिया है ना। क्या हो जाएगा आंसर हमारा? ट्रू है। द इंडियन सिपॉइज वर अनहैप्पी अबाउट देयर पे अलाउंसेस एंड कंडीशंस ऑफ सर्विस। अब देखो जो ब्रिटिश सरकार थी, कंपनी थी, आर्मी थी, तो इनमें इंडियन लोग भी शामिल थे, इंडियन सिपॉइज भी शामिल थे ऑब्वियसली। तो इसमें बताया जा रहा है कि जो इंडियन सिपॉइज थे ना खुश थे कि जो भी उनको अलाउंसेस मिल रहे हैं वो सही नहीं है, जो उनके यहाँ सर्विसेज की कंडीशन है, स्थिति है ना, जो जैसी सर्विस है, जैसा उनको काम करना पड़ रहा है वो भी सही नहीं है। इज इट ट्रू और फॉल्स? क्या ये सही बात है? ना खुश थे अलाउंसेस और पे से। सिपॉइज की कंडीशन तो हमने पढ़ी है क्योंकि सिपॉइज ने रिवॉल्ट करा था, तो क्या ये कुछ रीजंस थे? क्या हो जाएगा हमारा आंसर? ट्रू है, सही बात है, ये रीजंस थे। उनको एज कंपेयर टू द यूरोपियन सोल्जर्स उन्हें उतनी इज्जत नहीं मिलती थी, है ना, उन पे भरोसा भी नहीं किया जाता था और उनकी पे भी उतनी नहीं थी। तो सही बात है, बुरा तो लगेगा, गुस्सा तो आएगा। द ब्रिटिश कुड नॉट रिप्रेस द रिवोल्ट एंड कॉल द रिबेल्स फॉर नेगोशिएशंस। जो ब्रिटिशर्स थे वो लोग रिवोल्ट को नहीं दबा पाए, रिप्रेस नहीं कर पाए, तो उन्होंने क्या करा कि भाई नेगोशिएशन करेंगे अब, है ना, बीच का रास्ता निकालेंगे। इज इट ट्रू? क्या नहीं रोक पाए थे? क्या फाइनली उन्हें नेगोशिएट करना पड़ा था? बताइए, सही है या गलत है, ट्रू है या फॉल्स है? देखो नेगोशिएशन वगैरह का तो हमने कुछ ऐसा सुना नहीं, कुछ भी ऐसा पढ़ा नहीं, और हाँ ठीक है कुछ हद तक ये लोग रिप्रेस नहीं कर पा रहे थे, बट एट लास्ट जो है सिचुएशन इनके कंट्रोल में आ गई थी। कोई नेगोशिएशन की बात ऐसे हुई नहीं थी, तो स्टेटमेंट क्या है? फॉल्स है। इन्होंने खुद से अपनी दम पे कंट्रोल कर लिया था भैया, कोई नेगोशिएशन नहीं किया था। After the revolt of 1857, the Governor General of India was given the title of Admiral General. रिवोल्ट 1857 का जब हुआ था उसके बाद क्या करा गया? गवर्नर जनरल जो थे इंडिया के, उनको टाइटल दिया गया एडमायरल जनरल। अच्छा बताइए
क्योंकि रिवोल्ट के बाद जो आफ्टरमैथ वाला टॉपिक हमने पढ़ा था ना, तो इतना ज़रूर देखा था कि ये लोग थोड़ा सा लाइन पे आ गए थे कि अरे यार ये जो सिचुएशन हमने क्रिएट करी ना इतनी वर्सन, जिसके कारण ये लोग इतना ज़्यादा भड़के हुए हैं, तो इनको कंट्रोल करने के लिए इनकी पसंद की चीज़ें तो करनी पड़ेगी। तो ज़मीनें वगैरह वापस करवाई गई है ना, जो क्रिश्चियनिटी में कन्वर्जन की बात थी वो भी रोक दी गई, बहुत से चेंजेस इन्होंने किए। तो ऐसे इन्होंने जो है जनरल वगैरह इनमें भी चेंजेस की, कंपनी और इनके रूल्स वगैरह में भी। ठीक है, ये क्या होगा, क्या ये ट्रू है या फॉल्स है? अब याद आ गया आपको क्या क्या चेंजेस हुए थे? तो हमारा ये वाला क्या हो जाएगा, ऐसा कुछ नहीं था, ये फॉल्स है ये वाला। ठीक है, चलो नाउ आपके पास है मैच द कॉलम। फर्स्ट कॉलम ए, सेकंड कॉलम बी है। फर्स्ट आपके पास पॉइंट क्या है, 1857 पोस्टल स्टैंप लखनऊ, 1862 1858 मंगल पांडे ब्रिजेश कादिर, मंगल पांडे वाज हैंग, पावर ट्रांसफर फ्रॉम ईस्ट इंडिया कंपनी टू द ब्रिटिश क्राउन, बहादुर शाह जफर डाइड। बताओ किसके पोस्टल स्टैंप निकाले गए थे? ब्रिजेश कादिर के, मंगल पांडे, और 1858 में क्या हुआ था, 1862 में क्या हुआ था? चलो देख लेते हैं हमारे आंसर्स। देखो फर्स्ट का सी है, हमारा क्या हो जाएगा, मंगल पांडे को जो है फांसी लगा दी गई थी। फांसी क्यों लगा दी गई थी मंगल पांडे जी को, याद है? क्या पढ़ा था हमने कि उन्होंने जो है अपने जो कुछ अपने लोगों पे, जो उनकी सेना के लोग थे उन पर अटैक कर दिया था, है ना? अटैक कर रहे थे तो इसलिए उनको पकड़ लिया गया और फांसी पे लटका दिया कि भाई गद्दारी कर रहा है, हमारी सेना पे अटैक कर रहा है। पोस्टल स्टैम्प किसके बने थे? मंगल पांडे के बने थे, है ना? लखनऊ का क्या रहेंगे भाई, ब्रिजेश कादिर का रूल था लखनऊ पे। 1862 में क्या हुआ था? 1862 में बहादुर शाह जफर की भाई जो है मतलब 1862 में क्या हुआ था आपका, बहादुर शाह जफर डाइड हुए थे। और उसके बाद क्या हो जाएगा, 1858 में क्या हुआ था, फिफ्थ का डी हो जाएगा, पावर जो है किसके पास ट्रांसफर हो गई थी? ब्रिटिश क्राउन के पास। किसके पास ट्रांसफर हो गई थी? ब्रिटिश क्राउन के पास पावर चली गई थी, है ना? क्यों? क्योंकि ये समझ में आ गया था कि यार ये लोग जो है कंपनी अब संभाल नहीं पा रही, कंपनी के इन हार्ड डिसीजंस के कारण, इतने स्ट्रिक्ट रूल्स के कारण इंडिया के लोग इतने ज़्यादा भड़क गए कि हमें संभालना मुश्किल हो गया। तो अब हम ये जिम्मेदारी कंपनी को नहीं देंगे क्योंकि कंपनी इसको संभालने के लायक नहीं है, केपेबल नहीं है। तो हम क्या करेंगे, ये जो रिस्पॉन्सिबिलिटी चली जाएगी क्राउन के पास चली जाएगी, है ना? हम लोग संभालेंगे, अब कंपनी नहीं संभालेगी। क्लियर? और 1858 में क्या हो गया था, 1862 में सॉरी, बहादुर शाह जफर की डेथ हो गई थी। क्लियर? चलो ये आपके आंसर्स हैं, आगे बढ़े। ओके, व्हाट रीजन वाज गिवन बाय द ब्रिटिश फॉर टेकिंग द रूल ऑफ द टेरिटरी ऑफ अवध? जब ब्रिटिशर्स ने अवध की टेरिटरी अपने अंडर ले ली थी तो क्या रीजंस दिए थे इन्होंने, क्या बहाने या रीजंस कारण इन्होंने बताए थे? बताइए क्या होगा आंसर। क्या बोला था इन्होंने, जब अवध की टेरिटरी को अपने अंडर ले लिया था तो ऑब्वियसली जनता गुस्साई हुई थी, है ना? बट कुछ ना कुछ तो एक्सक्यूज़ देना था। तो क्या एक्सक्यूज़ इन्होंने दिया था? क्या दिया था कि भाई ये जो है नवाब या राजा जी अच्छे से नहीं संभाल पा रहे हैं, तो ये हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी कि हम इन्हें अच्छे से संभालेंगे, हैंडल करेंगे, है ना? द ब्रिटिश डिक्लेयर दैट द टेरिटरी वॉज बीइंग मिसगवर्न एंड ब्रिटिश रूल वॉज नीडेड टू इंश्योर प्रॉपर एडमिनिस्ट्रेशन। उन्होंने ये बहाना दिया कि भाई जो है जब नवाब ये थे तो इनके अंडर में गवर्नमेंट सही से काम नहीं करी थी ना, सब कुछ मिसमैनेज था, है ना? सब कुछ बेकार था। अब हमारी ड्यूटी है, हम क्या करेंगे, एडमिनिस्ट्रेशन प्रॉपर चलाएंगे, क्योंकि अभी तक चीजें सही नहीं चल रही थी, प्रशासन ढंग से नहीं चल रहा था। क्लियर? चलो, व्हाट वर द प्लीज ऑफ रानी लक्ष्मीबाई? क्या प्लीज थे रानी लक्ष्मीबाई के, क्या दलीलें वो रख रही थी? चलो देख लेते हैं। Under the doctrine of lapse, law made by the British adopted son could not inherit their ancestors' right. अब डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स इन्होंने लगा दिया था, है ना? हमने चैप्टर सेकंड में पढ़ा था ना, डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स में क्या कर दिया था इन्होंने कि भाई अगर कोई भी राजा है उसका खुद का सगा बेटा नहीं है ना? ऐसा नहीं कि आपने गोद लिया हुआ बेटे को गद्दी पे बिठा दिया कि बेटा है बोल के, नहीं, आपके खुद का बेटा होना चाहिए। अगर नहीं है और आपकी मृत्यु हो जाती है, यानी अब आपका कोई वारिस नहीं है और वो जो टेरिटरी है किसके पास चली जाएगी? ब्रिटिशर्स के पास चली जाएगी। और यहाँ पे यही हाल था, रानी लक्ष्मीबाई के अडॉप्टेड सन थे तो इनको नहीं देने दिया जा रहा था झांसी का राज की, नहीं आपको नहीं मिलेगा, मतलब आपके बेटे को नहीं मिलेगा क्योंकि वो गोद लिया हुआ बेटा है आपका, है ना? तो अंडर द डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स, लॉ मेड बाय द ब्रिटिश अडॉप्टेड सन कुड नॉट इनहेरिट देयर एंसेस्टर्स राइट। इन्होंने यही अधिकार जताया था कि भाई जो मतलब बताया था इस कानून में कि जो भी
गोद लिए हुए बच्चे हैं, ऐसा भतीजा जो भी, ऐसा कोई नहीं गद्दी पे बैठ सकता है। जो अपना खुद का बेटा है सिर्फ वही इनहेरिट कर सकता है थ्रोन को, ठीक है। चलो, what was thought by the kings and princes called to Calcutta as the reason for the British formulating the 84 rules? क्या थॉट्स थे, क्या विचार थे, है ना, देख लेते हैं। द किंग्स एंड प्रिंसेस कॉल्ड टू कैलकाटा thought that the 84 rules were formulated to wipe out the religions of Hindus and the Muslims. अब जो किंग्स हैं, प्रिंसेस हैं, मतलब वो लोग ये प्रिंस जो थे वो लोग ये मान रहे थे कि यार हमें क्या करना पड़ेगा, हम 84 रूल्स जो है कैलकाटा में, इसको क्या करेंगे भाई, इसको जो चीज़ें हो रही हैं इसको हटाना है ना, क्योंकि इन चीज़ों के कारण हमारे जो धर्म है, स्पेशली उस टाइम पे हिंदूज मुस्लिम्स थे, है ना, तो हमारे धर्मों को हटाने की, क्योंकि इसके पीछे साजिश है कि हमारे लोगों को हटाया जा रहा है या बदला जा रहा है, कन्वर्ट कराया जा रहा है ना, तो इसको हटाने के लिए इन्होंने ये सोच विचार करा, डिस्कशन किया। क्लियर। चलो, टू एंड द मुगल डायनेस्टी व्हाट वाज द फर्स्ट स्टेप टेकन बाय द कंपनी, है ना, जब मुगल डायनेस्टी एंड हो रही थी, ऑलमोस्ट जो कि एंड हो जाए, तो क्या क्या स्टेप, पहली स्टेप क्या इन्होंने पहला रास्ता अपनाया, स्टेप अपनाई, वो बतानी है हमें। द कंपनी रिमूव द नेम ऑफ द मुगल किंग फ्रॉम द कॉइन्स मिंटेड बाय द कंपनी एज द फर्स्ट स्टेप इन एंडिंग हिज डायनेस्टी। देखो, अब कंपनी चाह रही थी कि मुगल्स हो गया, बहुत इनका ब्रांड वैल्यू अब खत्म हो रही है, अब इनको यहाँ से पूरा पत्ता साफ करना है ना, तो क्या करेंगे, जो कॉइन्स मिंट हो रहे हैं, जो कॉइन्स बन रहे हैं, तो इनमें जो इनकी इमेजेस बनी हुई हैं, है ना, नेम्स जो हैं इनको हटवाएंगे, रिमूव करवाएंगे, सिक्के ही नाम के नहीं निकलेंगे, तो फिर समझ में आ जाएगा कि यानी इनका पावर खत्म हो रहा है। जैसे मैं हूँ, मेरा टेरिटरी, मेरी पावर चल रही है, मेरे नाम के, मेरी इमेज के सिक्के बिक रहे हैं, अब कुछ टाइम बाद धीरे धीरे नाम गायब, नए टाइप के सिक्के जिसमें ना नाम है ना इमेज है, तो यानी समझ में आ जाएगा कि भाई हाँ, इनका प्रभाव अब नहीं है, इनका इन्फ्लुएंस अब खत्म हो चुका है, इनकी पावर अब खत्म हो चुकी है। तो कंपनी क्या चाह रही थी, मुगल्स की पावर को खत्म करना, एंड करना, तो उन्होंने पहली स्टेप क्या ली कि कॉइन्स मिंट करवाए, है ना, कंपनी ने। कैसे, जिसमें मुगल्स किंग का उनका नाम हटा दिया गया, रिमूव कर दिया गया, ठीक है। चलो, व्हाट वाज द मौलवी अलहमदुल्ला शाह प्रोफेंसी, है ना, जो मौलवी थे अलहमदुल्ला शाह, उनका क्या कहना था, कुछ वो ऐसा बोल रहे थे, फ्यूचर ऐसे बता सक रहे थे, कुछ ऐसा आइडिया कि भाई क्या हो सकता है, फ्यूचर भी नहीं ऐसे देख सकते थे, बट एक प्रेडिक्शन टाइप का कि भाई देखो ये चीज हो सकती है। Ahmadullah Shah, a Maulvi from Faizabad, prophesied that the rule of the British would soon come to an end. उन्होंने बोल के लोगों को और ज़्यादा मोटिवेट कर दिया था कि देखना जल्द ही ये जो ब्रिटिश राज है अब क्या होगा, इनका अधिकार है, इनका जो रूल है अब खत्म होगा, ऐसा उन्होंने कहा था, ठीक है। चलो, After the revolt was quelled, why were the powers of the East India Company transferred to the British Crown? ठीक है, रिवॉल्ट एक बार को क्या हो गया था, शांत हो गया था धीरे धीरे, ठीक है, कंट्रोल तो करना ही था, शांत तो होना ही था, और वो हुआ भी। क्या रीजंस थे, जो पावर्स थी किसकी, ईस्ट इंडिया कंपनी की, किनको ट्रांसफर कर दी गई, ब्रिटिश क्राउन को। इनकी पावर ब्रिटिश क्राउन को क्यों ट्रांसफर कर दी गई, क्या रीजन था, चलो देख लेते हैं। The powers of the East India Company were transferred to the British Crown to ensure a more responsible management of matters related to India. क्योंकि क्राउन मतलब वो लोग ये समझ रहे थे कि यार इनके हाथ में नहीं है, जो हमारी मतलब ये जो कंपनी है एक्सप्लॉइट कर रही है ना, ये हैंडल नहीं कर पा रही, और ज़्यादा लोगों को भड़का दिया, लोग और ज़्यादा भड़क गए हैं, हर जगह से रिवॉल्ट हो गया, बड़ी मुश्किल से हमने इनको शांत किया है, तो अब इनसे तो मैनेज ना हो सक रहा है, ये नहीं कर पाएंगे, इनकी बस का है नहीं, तो हम क्या कर देंगे, पावर किसको देंगे, मतलब रिस्पॉन्सिबिलिटी किसको दे देंगे, ब्रिटिश क्राउन को, क्योंकि इंडिया के से रिलेटेड मैटर्स को अब ये कंपनी हैंडल नहीं कर पा रही, मिस मैनेजमेंट है, प्रॉपर मैनेजमेंट नहीं है, ठीक है। चलो, नेम एटलीस्ट 5 मेजर सेंटर्स ऑफ द रिवॉल्ट, रिवॉल्ट के 5 मेजर सेंटर आपको बताने, 5 फेमस सेंटर्स जहाँ पे जब हम विद्रोह हुआ था 1857 का, जो नाम हमें सुनने को ज़्यादा करके मिलता है, ठीक है। तो मेजर सेंटर्स जो रिवॉल्ट के थे, मेरठ था, दिल्ली, लखनऊ, झांसी एंड कानपुर, ठीक है। क्या क्या हो जाएगा, मेरठ, दिल्ली, लखनऊ, झांसी, कानपुर। चलो, What do you think was the main cause of the uprising against British rule in India? रिवॉल्ट चैप्टर हम पढ़ ही रहे हैं, लेकिन आपको क्या लगता है क्या मेन रीजन था जो इतने अपराइजिंग हो रही थी, है ना, इतना लोग गुस्साए हुए थे, क्यों धीरे धीरे विद्रोह जो है गेन हो रहा था, उठ रहा था, क्या रीजन था, चलो बताते हैं, देखते हैं। द मेन कॉजेज ऑफ द अपराइजिंग अगेंस्ट ब्रिटिश रूल इंडिया आर एज फॉलोज।
देयर वर मेनी इंपॉर्टेंट कॉजेज फॉर द अपराइजिंग ब्रिटिश रूल, सो देयर इज नो वन मेन कॉज। देखो बहुत सारे रीजन थे, ऐसा हमें मेन नहीं मिलेगा कि हाँ एग्जैक्ट इसके कारण हुआ। कहीं कहीं बेचारे जो सिपाहीज थे वो प्रताड़ित, उनके साथ गलत हो रहा था। कहीं कहीं हमने देखा जो पीजन जमींदार थे वो परेशान हो रहे थे। कहीं कहीं हमने ये देखा जो बाहर जाके मजदूर हमारे काम कर रहे थे उनके साथ एक्सप्लॉयटेशन हो रहा था। बहुत सी ऐसी चीजें थी। Of course, one of the main cause was the disciplinary action taken by the company on the sepoys who refused to use the new grease cartridges. अब एक किसी ने बात ये फैला दी थी कि अब देखो सिपाहीज ज्यादा करके हिंदूज और मुस्लिम थे, तो ऐसा माना जा रहा था कारतूस है ना, तो कारतूस में जो है गाय का मांस या पिग का मांस जो है वो ऐसे लपेट के ऐसे ग्रीसिंग करके दिया जा रहा है ताकि ये लोग यूज करेंगे तो क्या हो जाएगा, धर्म भ्रष्ट हो जाएगा, है ना, हिंदू मुस्लिम इन दोनों का ही धर्म भ्रष्ट हो जाएगा। तो ऐसी बात फैला दी थी। तो इससे बहुत ज्यादा गुस्सा हो गए थे कि बात बाकी ठीक है लेकिन ये धर्म के मामले में, क्योंकि ये लोग चाह भी रहे थे कि लोग क्रिश्चियनिटी में कन्वर्ट हो जाए, ऐसा ये लोग कह ही रहे थे। All the other problems which had been caused by the company's action then came to the fore in the mass rebellion. मेन कॉज अगर देखा जाए तो मेन ये था, क्या हो रहा था कि जो कारतूस है कार्ट्रिजेस में ग्रीसिंग करके दे रहे थे, है ना, ताकि धर्म भ्रष्ट हो, फिर ये क्रिश्चियनिटी में कन्वर्ट हो मजबूर होके। ठीक है, तो ये मेन रीजन हम कह सकते हैं अपराइजिंग का। बाकी भी और भी बहुत से रीजंस हैं बट ये मेन। चलो, The atrocities committed by both sides during the uprising were horrifying. Why do you think they happened? जो भी प्रताड़ना, एट्रोसिटीज, जो भी ऐसी चीजें हुई दोनों ही तरफ से, जब वॉर अपराइज हो रहा था धीरे धीरे, मतलब रिवोल्ट अपराइज हो रहा था, बहुत ज्यादा खतरनाक था, है ना। तो व्हाट डू यू थिंक दे हैपेंड, क्यों आपको ऐसा लगता है क्या हुआ होगा? चलो, the atrocities like unnecessary killing of innocent women and children, torture, mutilation, etc. took place because the British wanted to teach a lesson to the rebels to never again rise against them. The way they found was to commit horrifying atrocities which would not be forgotten for ages. अब ये लोग डराना चाह रहे थे, है ना, किसी को डरा के दहशत कायम करना चाह रहे थे। तो क्या कर रहे थे, औरतें, बच्चे, सब जिस जो आ रहा है बीच में उसको मार दिया, है ना, मार दे रहे थे, टॉर्चर कर रहे थे, है ना, मटिलेशन, बहुत ज्यादा बुरे से बुरा, मतलब बहुत ज्यादा ऐसी ऐसी हरकतें कर रहे थे जिनके कारण ताकि लोगों के मन में डर बैठ जाए और दोबारा क्या हो, अपराइजिंग करने की सोचे ना। जैसे कई बार होता है ना कि मम्मी क्या करती है, बाथरूम में बंद कर देगी, है ना, या रात भर वॉशरूम में बंद कर देगी, छत में बैठा देगी, बंद कर देंगे, ऐसा डरा निकले, या बहुत ज्यादा मारेंगी गुस्से में कि डर जाओ आप। हाँ, वो बात और है, नहीं डरते, फिर कुछ टाइम बाद फिर वो हरकतें हम कर ही देते हैं, अब बच्चे हैं क्या करें। लेकिन यहाँ पे डराने के लिए उन्होंने भी वैसे ही करा, मार रहे हैं, जो भी पहले तो इतना नहीं कर रहे थे, मार रहे हैं, प्रताड़ना कर रहे हैं, है ना, गलत सलत कर रहे हैं। The British wanted to teach a lesson to the rebels to never again rise against them. वो ये चाह रहे थे कि भाई इनको सबक मिल जाए कि दोबारा ये ऐसी हरकतें करने का ना सोचें। अभी हमने कंट्रोल कर लिया, जो जो पकड़ में आ रहे हैं उनके साथ हम ऐसे ही अत्याचार करेंगे, तो अगली बार करो तो उससे पहले सोच लेना अंजाम क्या होगा। The way they found was to commit horrifying atrocities which would not be forgotten for ages. और उन्होंने तरीका क्या अपनाया, सजा देना, ऐसा कुछ नहीं, बहुत ही बेकार, बहुत ही बुरा, बहुत ही अत्याचारी, हम कह सकते हैं वर्स्ट से वर्स्ट तरीका इन्होंने अपनाया ताकि डर बैठ जाए, जो हम भूल भी नहीं सकते सालों तक। The rebels released their pent-up anger due to having been deprived of their traditional lives by the measure gradually introduced by the British over the last few years. जो रिबेल्स थे, विद्रोही थे, है ना, बहुत ज़्यादा गुस्से में थे। क्यों? क्योंकि उनकी जो भी पारंपरिक जिंदगियां थी, जो भी उनके बिलीफ्स थे, हर चीज़ को तो इन्होंने क्या कर दिया था, तहस नहस कर दिया था। ये लोग अपने नए नए कानून, अपने नए नए सिस्टम लेकर आ रहे थे, जिसके कारण ये रिबेल्स बहुत ज़्यादा भड़के हुए थे, है ना। इसलिए तो ज़्यादा भड़क के फिर ये रिवॉल्ट हुआ था, क्योंकि हद हो रही, कभी कहीं दखलंदाजी, कभी कहीं कुछ, कभी ये, इवन ये तक कह रहे थे कि जो क्रिश्चियनिटी में कन्वर्ट होगा उसी को अपने जो है पूर्वजों की प्रॉपर्टी मिल पाएगी, है ना, जैसे जो अपने दादाजी लोग की प्रॉपर्टी, हमारी एंसेस्टर प्रॉपर्टी मिल पाएगी। अब भाई वो हमारी ज़मीन जायदाद है, हमें मिले ना मिले, आप इंटरफेयर क्या कर रहे हो उन चीज़ में, दखलंदाजी क्या कर रहे हो कि उन्हीं को मिलेगी जो क्रिश्चियनिटी में कन्वर्ट होगा। तो ये कितना गलत है, जिसको नहीं होना तो यानी उसके हाथ से तो गई प्रॉपर्टी, है ना। तो ये सारी चीज़ों के कारण लोग बहुत ज़्यादा परेशान हो रहे थे। What reforms did the British introduce in Indian society and what did the people of India feel about them? क्या जो है सुधार ब्रिटिश लेकर आए इंडियन सोसाइटी में, हमारे समाज में, है ना। एंड व्हाट डिड द पीपल ऑफ इंडिया फील अबाउट देम, और इंडिया के जो लोग हैं, जो पीपल हैं, इस बारे में क्या फील करते हैं, क्या सोचते हैं, क्या उनका सोचना है। द रिफॉर्म्स इंट्रोड्यूस्ड बाय द ब्रिटिश वर, दे पास लॉज टू आउटलॉ द प्रैक्टिस ऑफ सती एंड इनकरेज द रिमैरिज ऑफ विडो। सबसे पहला बदलाव ये क्या लेकर आए कि जो सती है
ये जो सती प्रथा अपनाई जाती है, ज़बरदस्ती औरतों को भाई बिठा दिया जाता है हस्बैंड की चिता के ऊपर, है ना, और या तो कोई विलिंगली बैठ रहा है कि भाई ठीक है, नहीं तो समाज क्या सोचेगा, या तो ज़बरदस्ती उनको डरा धमका के बिठाया जा रहा है। तो इन चीज़ों को बदलने के लिए उन्होंने पहले तो सती प्रथा में सुधार करा, फिर क्या करा, विडो रिमैरिज, है ना, कि जो विधवाएं हैं उनका पुनर्विवाह कराया जाए। और क्या करा जाए, एज वेल एज अ लॉ अलाउइंग एन इंडियन कन्वर्ट टू क्रिश्चियनिटी टू कंटिन्यू टू इनहेरिट द प्रॉपर्टी ऑफ हिज एंसेस्टर्स। और क्या कहा गया इसमें कि भाई अगर आप क्रिश्चियनिटी में कन्वर्ट होंगे, है ना, क्रिश्चियन धर्म में बदलोगे, तो आपको आपके जो पूर्वजों की प्रॉपर्टी, एंसेस्टर्स की प्रॉपर्टी आप इनहेरिट कर पाओगे, अदरवाइज नहीं कर पाओगे। इंग्लिश लैंग्वेज एजुकेशन वॉज एक्टिवली प्रमोटेड, इवन जो पढ़ाई लिखाई हो रही थी वो भी अंग्रेजी भाषा में हो, तो उसको भी प्रमोट किया गया कि पढ़ाई लिखाई किस में होनी चाहिए, अंग्रेजी भाषाओं में होनी चाहिए। तो एक इंटरफेयर, मतलब एक तरीके से यहाँ लोग इम्पैक्ट कर रहे हैं। दे अलाउड क्रिश्चियन मिशनरीज टू फंक्शन फ्रीली इन देयर डोमेन। इन्होंने इवन क्या करा, जो क्रिश्चियन मिशनरीज थी वो अपने एरिया में, अपने डोमेन में क्या कर सकते हैं, आराम से काम कर सकते हैं, है ना, मतलब फंक्शन कर सकते हैं, अपने हिसाब से चीज़ें कर सकते हैं, वो भी अलाउ कर दिया। तो ये सारा चेंजेस, रिफॉर्म्स जो है कौन लेकर आए, ब्रिटिशर्स लेकर आए। तो क्या चेंज लेकर आए, सती प्रथा खत्म करवाना, विडो रिमैरिज होनी चाहिए, ठीक है। और क्या करा इन्होंने कि जो भी क्रिश्चियनिटी में कन्वर्ट होगा तो उसी को अपने पूर्वजों की प्रॉपर्टी मिल पाएगी, वरना नहीं मिलेगी, है ना। फिर क्या करा कि पढ़ाई लिखाई जो भी होगी वो अंग्रेजी भाषा में होनी चाहिए, इंग्लिश आनी चाहिए, ठीक है, इंग्लिश का बोलबाला होने लग गया। उसके बाद उन्होंने क्या करा, क्रिश्चियन मिशनरीज को अपने अपने एरिया में, डोमेन में करा कि आप अपने हिसाब से चला सकते हो, फंक्शन कर सकते हो, ऑपरेट कर सकते हो। क्लियर, चलो। List the steps taken by the British to reform their army after the rebellion was suppressed. आपको ऐसे स्टेप्स बतानी है जो ब्रिटिशर्स ने ली, ब्रिटिश सरकार ने ली टू रिफॉर्म देयर आर्मी, अपनी आर्मी को दोबारा रिफॉर्म करने के लिए आफ्टर द रिवेलियन वॉज सप्रेस्ड, जब रिवेलियन सप्रेस हो गए, है ना, उनको दबा दिया गया, तो उसके बाद क्या जो है चेंजेस इन्होंने किए। द स्टेप्स टेकन बाय द ब्रिटिश टू रिफॉर्म देयर आर्मी आफ्टर द रिवेलियन वॉज सप्रेस्ड वर। देखो जब रिबेलियन हुआ तो उसमें तो जो है सिपॉइस का बहुत बड़ा रोल हमें देखने को मिलता है। तो अब इन्होंने जैसे तैसे रिबेल कंट्रोल कर लिया, तो सोचा कि रिबेल तो कंट्रोल कर लिया, लेकिन अब इसमें क्या करेंगे, हम बदलाव करेंगे, इसमें हम क्या लाएंगे, चेंजेस लाएंगे। तो क्या चेंजेस लाए, द प्रपोर्शन ऑफ इंडियन सिपॉइज वॉज रिड्यूस्ड एंड द प्रपोर्शन ऑफ यूरोपियन सोल्जर्स इंक्रीज। क्या करें इन्होंने, जो प्रपोर्शन था इंडियन सिपॉइस का वो क्या कर दिया, उसको कम कर दिया, रिड्यूस कर दिया। एंड द प्रपोर्शन ऑफ यूरोपियन सोल्जर्स इंक्रीज, और यूरोपियन सोल्जर्स को क्या कर दिया गया, बढ़ावा दे दिया गया, है ना, कि इंडियन सिपॉइस जो है, भारत के जो सिपाही हैं, अब उनका भाई नंबरिंग हम कम रखेंगे, क्योंकि हमने तो तौबा कर ली, हमने देख लिया इन्होंने तो बैंड बजा दी, तो इनको कम रखेंगे और हमारे जो सोल्जर्स है ज़्यादा रखेंगे। अब भाई मतलब डर लगता है तो दूध का जला भी छाछ फूक फूक के पीता है, वही वाली बात है ना। Indian sepoys recruited would mainly be from Gorkhas, Sikhs and Pathans. इवन उन्होंने ये भी डिसाइड कर लिया कि इंडिया के जो सिपॉइज रहेंगे वो कहाँ से हम अपॉइंट करेंगे, कहाँ के जो है रिक्रूट करेंगे, गुरखा कैटेगरी के हों, सिख और पठान्स के। सिपॉइज फ्रॉम अवध, बिहार, सेंट्रल इंडिया और साउथ इंडिया वर नॉट बीइंग रिक्रूटेड। और कहाँ के सिपॉइज, अवध के हो गए, बिहार के हो गए, सेंट्रल इंडिया के हो गए, साउथ इंडिया के हो गए, इनको नहीं रिक्रूट करेंगे। हम किनको रखेंगे भाई, गुरखा, सिख, पठान्स को। अब हम रिस्क नहीं लेंगे बिल्कुल भी, इन लोगों को नहीं रखेंगे। Troops were no longer in the service of the East India Company, they would serve directly under the British Crown. अब ये भी था कि जो ट्रूप्स हैं वो ईस्ट इंडिया कंपनी के अंडर काम नहीं करेंगे, वो क्या करेंगे, किसके अंडर करेंगे, ब्रिटिश क्राउन के अंडर अब सर्व करेंगे, उनके अंडर काम करेंगे। क्लियर हुआ। तो ये चेंजेस इन्होंने किए क्योंकि डर गए थे कि भाई जो इंडियन सिपॉइज थे उनसे, उन्होंने तो बैंड बजा ही दी, अब उनको कम करेंगे, उनकी छटनी करेंगे, अब हमारे लोगों को ज़्यादा रखेंगे। ठीक है, सही बात है, डर तो लगता ही है कि दोबारा टेंशन ना क्रिएट हो। चलो Question number 15. Imagine you are a sepoy in the company army advising your nephew not to take employment in the army. What reasons would you give? आपको imagine करना है, imagine करो कि आप सिपॉय हो कंपनी आर्मी में और अपने जो भतीजे हैं, आपके जो नेफ्यू हैं, उनको बोल रहे हो कि भाई नहीं नहीं नहीं, मैंने तो यहाँ कर लिया काम, तुम मत करना, तुम मत आना। क्या रीज़न दोगे? होता है ना कि कोई बोलते हैं ना, अरे यार तुम भी वहाँ काम कर रहे हो, तुम भी वहाँ जॉब कर रहे हो, तो मेरी भी लगवा दो, मैं भी करना चाहती हूँ। तो तुम बोलोगे नहीं 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 नहीं, नहीं मैं कर रहा हूँ, ठीक है ओके, तुम नहीं आना। तो बोलेंगे ना अच्छा ऐसा क्यों? तो रीज़न आपको बताना है, क्या क्या रीजंस आप दोगे। चलो, द पे इन द अदर अलाउंसेज इन द आर्मी आर वेरी लो। देखो सबसे पहले ये हमने चैप्टर में भी पढ़ा था कि जो पे और अलाउंस ये लोग इंडियन सिपॉइज को दे रहे थे एज कंपेयर टू द यूरोपियन सोल्जर्स, आर्मी जो सोल्जर्स थे उनके कंपैरिजन में कम था, है ना, यानी हमारी उतनी वैल्यू नहीं है।
There is also a discrimination between the British soldiers and the Indian soldiers regarding pay scale. Even देखो लो तो है ही, साथ में भेदभाव भी करते हैं. इनकी पे स्केल अच्छी है यूरोपियन सोल्जर्स की और इंडियन सोल्जर्स की पे स्केल उतनी अच्छी नहीं है. यहाँ भेदभाव कर दिया. The British do not have any respect for Indian religious sentiments and beliefs. Even हमारे जो भी धार्मिक आस्थाएं हैं, जो भी हमारी sentiments हैं, beliefs हैं, customs हैं, उनको उनकी respect भी नहीं करते, अपने हिसाब से चीज़ें करवाते हैं. The service condition in the army are very harsh. Thus, it is not easy for Indians to cope with it. इनकी जो सर्विस है, जो रिक्वायरमेंट है, जो डिमांड्स है अपने एम्प्लॉयज़ से, अपने सिपाही से, वो बहुत ज़्यादा ही हार्श है, बहुत ज़्यादा टफ है ना. इसीलिए उनसे हर कोई इतने आसानी से कोप अप नहीं कर सकता है. तो यही बताओगे ना आपकी भाई देखो पे स्केल सबसे पहले इंसान कमाने के लिए आता है, रिस्पेक्ट के लिए आता है, तो ना रिस्पेक्ट है, ना उतनी जो इक्वालिटी है, ना वैसी पे स्केल है. क्लियर. चलो. There is a chance that Indians may be posted outside India, but this is against Hindu religious sanction to cross the sea and go to Europe. इवन जब इनको नहीं भेजा जा रहा था, बर्मा भेजा जा रहा था बैटल के लिए, तो सिपॉइज ने रिफ्यूज़ कर दिया था. क्यों? क्योंकि उनका ये मानना था कि अगर हम समुद्र पार करेंगे, क्रॉस करेंगे ना, तो हमारा धर्म भ्रष्ट हो जाएगा, ऐसा मानते थे. तो उन्होंने साफ मना कर दिया. तो वो भी अगर मैं रोकूंगी अपने किसी को कि भाई तुम मत ज्वाइन करो, तो उसको ये रीज़न भी दूंगी ना कि भैया देखो ऐसा है कि आपको हो सकता है बाहर भी जाकर काम करना पड़े, है ना, बाहर जाकर भी काम करना पड़े, इंडिया के बाहर, अब्रॉड, है ना, और जो कि हमारे हिंदू रिलीजियस के हमारे जो आस्थाएं हैं उसके अगेंस्ट है. ठीक है. तो सोच लो, समझ लो. मैं तो यही आपको प्रेफर करूंगा कि भाई मत करो यहाँ पे जॉब, है ना. चलो ठीक है. बाकी आप क्या रीजंस दोगे, चैप्टर के अकॉर्डिंग देना है. ऐसे क्वेश्चन आ जाते तो पता चले अपनी मर्जी से रीजन नहीं देना है कि फोन नहीं चलाने दिया जाता, है ना, बोनस नहीं मिलता, ये सब नहीं लिख देना. चैप्टर में क्या क्या पढ़ा है उसके अकॉर्डिंग आपको बताना है ना. चलो. Why did the Mughal emperor agree to support the rebels? ये जो मुगल एम्परर थे बहादुर शाह जफर, क्यों एग्री कर गए थे कि भाई ठीक है यार मैं आप लोगों को सपोर्ट करूंगा? क्योंकि एक ब्रांड वैल्यू, टैग वैल्यू तो बनी हुई थी मुगल्स की, तो उन्हें सपोर्ट तो करना बनता ही था कि भाई आखिर आप ही लीडर हो, है ना. देख लेते हैं. द रिबेल सोल्जर्स वर डिटरमाइंड टू ब्रिंग एन एंड टू द रूल ऑफ द ब्रिटिश इन द कंट्री. जो सोल्जर्स थे उन्होंने तो डिसाइड कर लिया था कि बहुत हो गया, ये अंग्रेजी हुकूमत को तो ख़त्म करना है बस. सोच लिया मतलब सोच लिया. They wanted Mughal Emperor बहादुर शाह जफर would rule the country instead of the British. वो चाह रहे थे कि ब्रिटिशर्स को हटा के हम क्या किनको रूलर बनाएंगे, कौन रूल करेगा देश को, कंट्री को? बहादुर शाह जफर रूल करेंगे, है ना. Triumphant soldiers gathered around the walls of the Red Fort and demanded to meet the emperor. अब जो गुस्से में भड़के हुए, मतलब इतने ज़्यादा उसमें जिद में सोल्जर्स जो आए हुए थे, मेरठ से दिल्ली आए हुए थे, उन्होंने वो क्या कर गए, लाल किले के पास खड़े हो गए, क्योंकि वहीं रहते थे, है ना, बादशाह वहीं रहते थे, एम्परर, और एम्परर से मिलने की जिद करने लगे कि हमें तो उनसे मिलना है, हमें तो मिलना है. At first, the emperor was not quite willing to challenge the British power, but the soldiers persisted and proclaimed Bahadur Shah Zafar as their leader. शुरू में तो उसको लगा कि अरे यार मैं तो बूढ़ी जान, मुझ में तो इतनी हिम्मत दम है नहीं, ना अब इतनी पावर रही है, लेकिन ये जो ब्रिटिशर्स हैं ये तो बड़े पावरफुल हैं, अब मैं किस मुंह से हाँ बोलूँ, करूँ नहीं करूँ. लेकिन जिद कर रहे थे कि भाई आप, एक होता है ना कि नहीं यार आप पे भरोसा है, आप लीडर हैं, आपकी बाकी राजा आपकी सुनेंगे क्योंकि मुगल्स के अंडर सब हैं, है ना, तो आप बोलेंगे तो सब मानेंगे, तो सब इकट्ठा होंगे तो हम रिबेल करेंगे. तो थोड़ी सी उनकी हिम्मत जाग गई थी कि भाई ठीक है यार कोई बात नहीं, क्या कर सकते हैं, मुझ पे भरोसा जता रहे. थोड़ा सा उनको लग रहा था कि हो नहीं पाएगा, क्योंकि मेरे से नहीं हो पाएगा, मैं बुढ़ापा आ गया है भाई, है ना. द एजिंग एम्परर हैड टू एक्सेप्ट दिस डिमांड. अब बेचारा जो एजिंग एम्परर है, जो एज ऑलरेडी हो ही रही थी उनकी, तो उन्हें ये डिमांड माननी ही पड़ी. He was against the repressive policies of the British and wanted to end the British rule. वो भी अगेंस्ट थे कि ये जो पॉलिसीज ब्रिटिशर्स बना रहे हैं अपनी मनमानी, है ना, और जो अत्याचार कर रहे हैं और इनके रूल को ख़त्म करने के लिए वो रेडी थे, सपोर्ट कर रहे थे कि भाई ठीक है, ओके, हाँ भाई मैंने हाथ खड़ा कर दिया, मैं हूँ साथ में, रो मत, है ना, टेंशन मत लो, मैं हूँ, ऐसा उनने मान लिया था. क्यों इनको ही कह रहे थे? क्योंकि उस टाइम पे मुगल्स का ही शासन था, सारे जो छोटे मोटे राजा हो गए, नवाब्स हो गए, सब इन्हीं के अंडर थे. अगर ये कुछ भी फरमान जारी करेंगे, फैसला देंगे, कुछ भी बोलेंगे तो सब इकट्ठा हो जाएंगे इनके कहने पे. तो इसीलिए कहा गया था कि भाई आप लीडर हैं हमारे. ठीक है. चलो.
मेक अ लिस्ट ऑफ प्लेसेस वेयर द अपराइजिंग टुक प्लेस इन मई, जून एंड जुलाई 1857। लिस्ट बनानी है आपको, कहाँ कहाँ पे अपराइजिंग्स हुए थे, चलो देख लेते हैं। मेजर सेंटर्स ऑफ रिवॉल्ट ऑफ 1857 वर मेरठ ऑन 9th May 1857, 85 sepoys in Meerut were dismissed from service and sentenced to 10 years in jail as they refused to do the army drill using the new cartridge, which were suspected of being coated with the fat of cows and pigs। अब क्या बोला जा रहा है, पहले तो जैसे मेरठ में हमने देखा कि 9th May 1857 को लगभग 85 सिपॉइज थे, उनको डिसमिस कर दिया गया, सर्विस से सीधे सीधे डिसमिस कर दिया गया और 10 साल की उन्हें जेल की सजा सुना दी। क्यों सुनाई, क्यों सुनाई, रीजन क्या था, क्योंकि जो नए कारतूस आए थे, कार्ट्रिज आए थे, उसमें डाउट था कि जो है काउज और पिग की चर्बी उसमें लगा रखी है, ग्रीसिंग कर रखी है ना, ये डाउट क्रिएट हो गया था, बात हल्ला हवा फैल गया था। तो उन्होंने मना कर दिया कि नहीं, हम नहीं करेंगे आर्मी ड्रिल, हम प्रैक्टिस नहीं करेंगे, हम कारतूस को यूज ही नहीं करेंगे। तो इसके कारण उनको सीधे सीधे 10 साल की सजा और डिसमिस कर दिया। Delhi, as news of the arrival of rebels, sepoys of Meerut spread, the regiments stationed in Delhi rose up in rebellion. Bahadur Shah Zafar was declared as the leader of the sepoys. The emperor wrote letter to all chiefs and rulers of the country to come forward and organize a confederacy of Indian states to fight the British. अब दिल्ली में धीरे धीरे जो खबर फैली कि जो रिबेल सिपॉइज मेरठ से आ रहे हैं, है ना, दिल्ली के आसपास, वो लाल किले के आसपास पहुंच गए सब, है ना, रिबेलियंस। और बहादुर शाह जफर से बात करी और क्या बोला कि भाई आप हमारे क्या रहेंगे, लीडर रहेंगे, सरदार रहेंगे। तो एम्परर मान गए जैसे तैसे, और उन्होंने सबको लेटर लिखा, सारे चीफ्स को, रूलर्स को, जैसे मैंने बताया ना, क्योंकि मेन लीडर तो यही थे, इनके अंडर पूरी टेरिटरी थी, तो सबको इनकी बात माननी पड़ती है ना। सबको कलेक्ट करा, सब आगे आए और उन्होंने क्या करा, फिर पूरा कॉन्फिडरेसी की क्या हमें डिस्कशन क्या होना चाहिए, प्लानिंग होनी चाहिए, क्योंकि इन ब्रिटिशर्स को अब तो बाहर भगाना है इंडिया से, बहुत ज़्यादा ही अति हो रही है। ठीक है, क्लियर हुआ, चलो। हाउ डिड द रिवॉल्ट स्प्रेड फ्रॉम मेरठ टू अदर पार्ट्स ऑफ द कंट्री। रिवॉल्ट मेरठ से कैसे कैसे कंट्री के अदर अदर हिस्सों में, भागों में फैला। The soldiers who mutinied in Meerut rushed to Delhi and forced the Mughal king to give his backing to the revolt। देखो म्यूटिनी का मतलब क्या होता है, म्यूटिनी का मतलब क्या होता है, जब क्या होता है, ग्रुप में जो सिपाहीज हैं, सिपाही हैं, अपने जो सीनियर को डिसोबे कर देते कि नहीं हम नहीं मानेंगे आपके ऑर्डर, ग्रुप में, तो उसे क्या बोलते हैं, म्यूटिनी बोलते हैं, है ना। तो द सोल्जर्स हु म्यूटिनीड इन मेरठ रश टू दिल्ली, वो दिल्ली पहुंचे मेरठ से, और कहाँ चले गए भाई, मुगल के पास चले गए, जो किंग थे उस टाइम पे बहादुर शाह जफर, उनसे मदद मांगने। अब उन्होंने क्या करा, उन्होंने लेटर लिखा। हिज राइटिंग अ लेटर टू ऑल द चीफ्स टू रिवोल्ट वाज सिग्निफिकेंट एज ट्रूप्स म्यूटिनेड एंड जॉइन अदर ट्रूप्स एट नोडल पॉइंट्स लाइक दिल्ली, कानपुर एंड लखनऊ। अब कहाँ से कहाँ कैसे फैल रहा है, इन्होंने लेटर लिखा, सब तक पहुंचा, धीरे धीरे ये लोग ज्वाइन कर रहे हैं लोगों को कि यहाँ हम मिलेंगे और इकट्ठा होंगे, कहाँ कहाँ, दिल्ली, कानपुर, लखनऊ। Seeing this, the people of the towns and villages revolted and rallied around local leaders, zamindars and chiefs who were prepared to establish their authority and fight the British। अब होता है ना कि जब कोई चीज़ आपको लगता है कि आपके फेवर में हो रही है, तो आपके थोड़े से हिम्मत और बढ़ जाती है कि यार चलो इस तरफ से ये चीज़ हो रही है तो मैं भी कोशिश करता हूँ, या मैं भी कोशिश करती हूँ, है ना। हमें कोशिश करनी चाहिए कि भाई देखो अभी लोग हिम्मत दिखा रहे हैं, तो हमारे अंदर भी क्या होगी, हिम्मत अब जाग रही है। तो ऐसे ही अब लोग गाँव के हो, शहरों के हो, वो भी विद्रोह करने लगे थे, वो भी रिवॉल्ट करने लगे थे, रैली करने लगे थे, है ना, लोकल लीडर्स के साथ। लोकल लीडर्स, जमींदार और चीफ्स, उन्होंने भी क्या करा कि भाई हम क्या करेंगे, अब अपनी अथॉरिटी बनाएंगे। अब धीरे धीरे सब में हिम्मत आ रही थी कि ब्रिटिशर्स के खिलाफ हम भी क्या करेंगे, रैली करेंगे, इनके अगेंस्ट हम भी रिवॉल्ट करेंगे, है ना। तो कैसे मेरठ से होते हुए दिल्ली, कानपुर, लखनऊ और अदर एरियाज में, टाउन्स, विलेजेस में विद्रोह जो रिबेल से धीरे धीरे ग्रो हो रहे थे, है ना, अपराइजिंग्स क्रिएट हो रही थी। चलो, These leaders included, अब लीडर्स कौन कौन थे इसमें, नाना साहेब कानपुर से थे, रानी लक्ष्मीबाई झांसी से थी, बेगम हजरत महल एंड बिरजिस कादर लखनऊ से थे, मौलवी अहमदुल्ला शाह फैजाबाद से थे, भक्त खान बरेली से थे, एंड कुंवर सिंह बिहार से थे, अमंग अदर्स। द ब्रिटिश ट्रूप्स वर आउटनंबर्ड एंड वर डिफीटेड इन अ नंबर ऑफ बैटल्स। और हर जगह इन लोगों के सामने ब्रिटिशर्स को हार ही हासिल हो रही थी, मुंह की खानी पड़ रही थी, दैट्स इट। हर जगह से बेचारे खदेड़ दिए जा रहे थे। तो इसीलिए एक हिम्मत जाग रही थी कि भाई अब हम कुछ कर सकते, क्योंकि अब इनको खदेड़ पा रहे हैं, और इनकी हालत ऐसी हो भी रही थी, खदेड़ा जा रहा था, सीधे सीधे हार 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 हार, सब जगह से हार, परेशान हो गए थे बेचारे, है ना। पर फिर भी चुप नहीं हुए, कंट्रोल तो कर ही लिया आखिर सिचुएशन। ऑस्ट्रेलिया जैसे ऑस्ट्रेलिया को हमें क्रिकेट में देखते हैं, अरे यार नहीं कर पाएंगे, लेकिन जीत ही जाते हैं वो लोग, है ना। ऐसी सिचुएशन में भी, प्रेशर वाली सिचुएशन में भी कुछ ना कुछ ऐसा कर गुजरते और विनर बन जाते, वही वाला हाल। The British gradually took over India. How do you think the British justified this takeover? Do you think it was justified? Why or why not? ब्रिटिशर्स ने धीरे धीरे इंडिया को
अपने अंडर ले लिया, टुक ओवर कर लिया। हाउ डू यू थिंक द ब्रिटिश जस्टिफाई दिस टेक ओवर? क्या लगता है आपको उसके बारे में? डू यू थिंक इट वॉज जस्टिफाइड? क्यों आपको लगता है कि भाई सही है, जस्टिफिकेशन हो रहा है कुछ? क्यों और क्यों नहीं? अगर है तो क्यों और नहीं तो क्यों? वो मतलब रीजन बेसिकली आपको बताना है। चलो, The British did not need to justify the takeover of India to themselves as it was part of their policy of colonization. देखो, उन्हें ऐसी कोई जस्टिफाई करने की जरूरत नहीं थी कि भाई अगर मैं कुछ काम कर रही हूँ तो मैं क्या करूंगी, जस्टिफाई करूंगी कि देखो यार मैंने तो ऐसा ऐसा किया था तो प्लीज यार तुम ऐसा नहीं, मुझे जस्टिफिकेशन देने की कोई जरूरत नहीं है। मैंने किया क्योंकि मैं अपनी कॉलोनी क्रिएट कर रही हूँ, मैं सब्जुगेट कर रही हूँ, ठीक है। To the outside world, they justified it by saying that they were civilizing the natives. हाँ, बाहर के लोगों को वो क्या कह रहे थे कि हम ऐसा इसलिए कर रहे हैं, हम ये भारत के लोगों को सिविलाइज कर रहे हैं, कल्चर्ड बना रहे हैं, है ना। बाहर के लोगों को क्या बना दे रहे हैं कि हम इनको कल्चर्ड बना रहे हैं, क्योंकि इससे पहले इनमें कोई सिविलाइजेशन था नहीं। Who were following uncivilized traditions and practices, क्योंकि इनका मानना था कि uncivilized practices हैं, इनके ट्रेडिशन से जिनको ये मान रहे हैं तो हम इनको सुधार रहे हैं बेसिकली। मतलब अगर मैं हूं, मैं किसी को कंट्रोल कर रही हूँ तो मैं उसको जस्टिफिकेशन नहीं दे रही, लेकिन बाहर के लोग क्या बोलेंगे तो मैं उनको बोल रही हूँ कि पता है मैं तो ऐसा इनके साथ इसलिए कर रही हूँ क्योंकि ये तो ऐसे ही हैं, इनको कुछ नॉलेज नहीं है, कुछ काम के नहीं है, ऐसे ही पिछड़े लोग हैं तो इनको मैं अपग्रेड कर रही हूँ, ऐसा मैं वहां पे एक्सक्यूज दे रही हूँ। तो ऐसे इन्होंने भी बाहर एक्सक्यूज दिए। As a part of their policy, they economically impoverished India by taking away products valued by them and throw away prices of or as taxes for governing the people. अब इन्होंने अपनी पॉलिसी वही फॉलो कर रहे थे, सब्जुगेशन कॉलोनी बना रहे थे ये लोग तो, है ना। इकोनॉमिकली, सोशली, रीजनली, रिलीजियसली हर तरीके से हमें अपने अधीन ले लिया था, अपने अंडर ले लिया था, हर कुछ इनके हिसाब से चल रहा था। क्यों? क्योंकि ये फायदा देख रहे थे। क्रॉप्स भी वही उगवा रहे हैं जो इनकी काम की, जिस क्रॉप्स की डिमांड यूरोप में ताकि महंगे दामों में बेचे, फायदा कमाए, तो वही फसलों पर इनका फोकस था। जिन जिन चीजों में इनका फायदा था उन चीजों को इन्होंने प्रिफर करा और उन चीजों से रिलेटेड इन्होंने काम करवाया, ठीक है, क्योंकि इनके पॉलिसी का पार्ट था कि हमें फायदा करना है। This policy was not justified because India lost much of its resources to the British, resulting in the poverty which we see and feel even today. इस पॉलिसी को हम जस्टिफाई, ऐसा मतलब ये पॉलिसी सही नहीं, जस्टिफाई नहीं कर रही, क्योंकि इंडिया का तो बहुत सा जो है रिसोर्स जो है सब तो लूट पाट गए लोग। अब ये लोग ये चीज़ दे रहे हैं, जस्टिफिकेशन दे रहे हैं कि हम तो इसीलिए इंडिया को ऐसा करवा रहे हैं, बदलाव करवा रहे हैं क्योंकि हम इनको कल्चर्ड बना रहे हैं, अपग्रेड कर रहे हैं। लेकिन इनका ये कहना स्टेटमेंट सही लग रहा है आपको? नहीं ना, क्योंकि हमारे यहाँ तो गरीबी आ गई थी, इतनी ज़्यादा भुखमरी और गरीबी फैल गई थी जो आज भी हम फील करते, इतना लूटपाट के ले गए थे। फर्दर देयर वर many loopholes in policy which could be used by individuals for their personal gain and enjoyment at the cost of the country. Even इनकी जो पॉलिसी थी उसमें बहुत ज्यादा कमियां भी थी, ड्रॉबैक्स भी थे, लूप होल्स भी थे, ठीक है, जिसके कारण कुछ कुछ लोगों ने तो इतना फायदा उठाया, पर्सनल इतना गेन करा है, जैसे कुछ कुछ गवर्नर जनरल तो इतना पैसा कमा के गए इंडिया से कि वहां राजाओं जैसी जिंदगी जी उन्होंने, क्योंकि यहाँ से खूब पैसा इकट्ठा करके ले गए थे, यानी पॉलिसीज में लूप होल्स थे। तो अगर ये लोग का कहना है कि हम पॉलिसी इसलिए लेकर आए इंडिया के फायदे के लिए, इनको सिविलाइज करने के लिए, तो ऐसा सही नहीं है, कुछ भी जस्टिफिकेशन ये नहीं दे पा रहे हैं। असल में हमें तो उल्टा गरीब करके चले गए, जो आज भी हमें देखने को मिलता है, ठीक है। चलो, केस बेस्ड क्वेश्चन है। ऑन 8 अप्रैल 1857 a young soldier मंगल पांडे was hanged to death for attacking his officer in बैरकपुर। 8 अप्रैल 1857 को एक यंग सोल्जर्स थे मंगल पांडे, है ना, उन्हें क्या करा गया, उनको जो है फांसी चढ़ा दी गई, है ना, क्योंकि उन्होंने बैरकपुर में अपने ऑफिसर्स को अटैक करा, जैसे कि मैंने बताया था आपको। सम डेज लेटर सम सिपॉइज ऑफ द रेजिमेंट एट मेरठ रिफ्यूज टू डू द आर्मी ड्रिल यूजिंग द न्यू कार्ट्रिज। अब उसके कुछ ही दिनों बाद जो कुछ सिपॉइज थे रेजिमेंट के मेरठ में, उन्होंने क्या करा कि हम आर्मी ड्रिल मतलब जो प्रैक्टिस है कार्ट्रिज की नहीं करेंगे, है ना, क्योंकि ऐसा सस्पेक्शन था, उनको डाउट था कि इसमें काउज और पिग्स की क्या है जो है चर्बी लगाई हुई है, ग्रीसिंग की हुई है, तो हम इसको नहीं करेंगे। 85 सिपाहीज वर डिसमिस फ्रॉम सर्विस। 85 जो सिपाही थे उनको उनकी सर्विस से क्या कर दिया गया, डिसमिस कर दिया गया, और उनको क्या कर दिया गया, 10 साल की जो है जेल की सजा दे दी, क्योंकि उन्होंने अपने ऑफिसर को डिसोबे करा। दिस हैपन ऑन 9 मई 1857। ये कब हुआ? 1857 9 मई को हुआ। द रिस्पॉन्स ऑफ द अदर इंडियन सोल्जर्स इन द मेरठ वॉज क्वाइट एक्स्ट्रॉर्डनरी। On 10 May, the soldiers marched to the jail in Meerut and released the imprisoned sepoys. They attacked and killed British officers. अब अपने साथियों के साथ, अपने लोगों के साथ ऐसा हो रहा है, तो लोग इतना ज़्यादा भड़क उठे थे कि वो कहाँ पहुँच गए, वो चले गए मेरठ की जेल में और अपने लोगों को, सिपॉइस को, साथ के लोगों को छुड़वाया कि बहुत हुआ, और जो ब्रिटिश ऑफिसर से उनको मार डाला, अटैक करा, ठीक है, क्योंकि गुस्सा हो गए थे। तो ये कुछ चीज़ें हमने चैप्टर में पढ़ी थी, हमने पैसेज रीड करा, क्वेश्चन देख लेते हैं।
व्हेन एंड व्हाई मंगल पांडे वाज हैंग टू डेथ, क्यों इनको जो है फांसी पे चढ़ाया गया, क्योंकि हमने देखा इसीलिए इनको जो है मारा गया, फांसी पे चढ़ाया गया, क्योंकि इनको पकड़ लिया गया कि भाई अपने ऑफिसर्स पे अटैक कर रहे थे, है ना। On 8 April 1857, a young soldier Mangal Pandey was hanged to death for attacking his officers in Barakpur. Why some sepoys of regiment at Meerut refused to do the army drill? क्या रीजन थे जो सिपाही थे रेजिमेंट के मेरठ में, उन्होंने मना कर दिया कि नहीं हम आर्मी ड्रिल नहीं करेंगे। क्यों नहीं करेंगे? Some sepoys of the regiment in Meerut refused to do the army drill using the new cartridge which were suspected of being coated with the fat of cows and pigs. क्योंकि डाउट था ज़्यादा करके, ऑब्वियसली जनता जो थी हिंदूज और मुस्लिम्स थी, तो ऐसा डाउट था कि हिंदूज के लिए काउस, मुस्लिम्स के लिए पिग्स, इनकी ग्रीसिंग कर रखी फैट की, चर्बी की, ताकि ये लोग यूज़ करें और इनका धर्म भ्रष्ट हो, तो इसलिए साफ मना कर दिया कि नहीं हम यूज़ करेंगे ही नहीं इन कारतूसों को। तो इसके चलते इन्हों क्या कर दिया गया, 85 सिपाहीज को डिसमिस कर दिया गया, ठीक है, और उन्हें 10 साल की सजा सुना दी, जेल में डाल दिया 10 साल के लिए। क्यों? क्योंकि उन्होंने अपने ऑफिसर को डिसोबे करा, उनकी बात नहीं मानी। क्लियर? तो ये रीजन था। चैप्टर बहुत अच्छा था, चैप्टर बहुत ही बढ़िया था। थोड़ा गुस्सा भी आता है लेकिन फिर बुरा लगता है कि एटलीस्ट जो है फिर पावर किसके पास चलेगी, ब्रिटिशर्स के पास, बट कोई बात नहीं, एंड में तो हमने देखा आज़ादी हमें मिली गई थी। कुछ भी डाउट होता है कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। इसी के साथ ही वीडियो एंड होती है। अगर आप और भी वीडियो के लेक्चर्स देखना चाहते हैं, मैग्नेट ब्रेन्स के यूट्यूब चैनल, एप्लीकेशन, वेबसाइट से आप देख सकते हैं। ई नोट्स और ई बुक्स के लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अवेलेबल है। ये सारे के सारे हाई क्वालिटी के कोर्सेज हैं, जैसे कि CBSE बोर्ड, दिल्ली बोर्ड, बिहार बोर्ड, यूपी बोर्ड, MP बोर्ड, राजस्थान बोर्ड, वैदिक मैथ्स, क्रैश कोर्स, स्पोकन इंग्लिश कोर्सेज अच्छी क्वालिटी में और 100% फ्री अवेलेबल है। आप हमें प्लेटफॉर्म पर भी फॉलो कर सकते हैं। तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। अपना ख्याल रखें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।